ठीक है, ठीक है। अब फॉर अ साइकिल, एक साइकिल के लिए ऐसा दिखा रखा है, पहले 0 से 0/2, फिर T/2 से T। हिंदी में बोले तो किसी प्रेरक में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा I का समय T के साथ चक्र के प्रभाव में आरक दर्शाए अनुसार विचरण प्रक्षेपण किया। ठीक, तो अब हमसे पूछा है इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रॉम वोल्टेज V विद टाइम। इंडक्टर है तो वोल्टेज का V के साथ कोई रिश्ता ऐसा है क्या जो आप मेरे को बता सकते हो? क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे पास सर्किट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंडक्टर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ का पढ़ते थे, ठीक है। हम ईएमएफ का पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे ईएमएफ का? तो ईएमएफ बोले तो वोल्टेज सेम ही चीज है, V इज इक्वल टू L di/dt, पढ़ा था। ठीक है, अब इसको मैं y इज इक्वल टू mx लिखूं, अगर y इज इक्वल टू अगर मैं mx लिखूं तो यहां से मेरा m क्या हो जाएगा? कंपेयर करने पे L हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा? di/dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहानी di/dt हमारे पास क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कहने का मतलब तो यही है क्वेश्चन का, ठीक है। या अब देखो क्वेश्चन ये है कि चेंज कौन सा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास चेंज कैसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो हम स्लोप है उसकी स्लोप में किसको लेंगे? हम बोलेंगे स्लोप जो है हमारे ग्राफ का एल नहीं है, स्लोप क्या होगा हमारे पास? करंट ग्राफ का y इज इक्वल टू mx से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जो स्लोप होगा मेरे पास ग्राफ का di/dt होता है। मैं हमेशा ये चीजें इसलिए पहले ऐसे लिखता हूँ कि मुझे पता है कि कहीं पे कंफ्यूजन ना रह जाए, कभी गलती से बच्चा y इज इक्वल टू mx रख के एल को मान लेता है। लेकिन बेसिकली बेटा जब भी आप क्वेश्चन करो, कुछ बच्चों को आता है, नहीं सभी को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, तो बेटा प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों वो I वर्सेस T का है। तो इसके लिए जो हमारे पास स्लोप होगा वो I/T होगा या di/dt होगा। तो ये क्या देगा? ये हमें वोल्टेज देगा, इसका जो स्लोप है वो वोल्टेज देगा। तो ग्राफ से हमें पता चला, ठीक है। तो ग्राफ का स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ हमें क्या देगा? गिव्स, आप क्या लिखोगे? गिव्स वोल्टेज, गिव्स वोल्टेज, चलेगी कहानी। स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स वोल्टेज या रिप्रेजेंट वोल्टेज। अब जो कहानी है उसमें जो ये रहा, 0 से ये बड़ा I से, फिर उसके बाद I से T/2 तक, वो I से गया फिर ऐसे गया। अब ये स्लोप क्या है? यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप, और पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। और यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, डिक्रीजिंग मतलब कम हो रहा है रे भाई, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या है? जब क्या है I वर्सेस T के ग्राफ अब जोगे तो ये क्या कर रहा है? सीधा सीधा इंक्रीज कर रहा है और ये सीधा सीधा डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर को इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूं? अब जब आप उसका ग्राफ बनाओगे V वर्सेस टाइम का, किसका मेरे प्यारे बच्चों? V वर्सेस टाइम का, तो कैसे बनाओगे? पहले स्लोप ऑफ द ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, प्लस प्लस कांस्टेंट भी है, तो यानी जो वोल्टेज की वैल्यू कौन दे रहा है? हमें ग्राफ दे रहा है, वो कांस्टेंट है बट पॉजिटिव। 0 से T/2 तक वो कांस्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव बट कांस्टेंट, सीधी लाइन। फिर उसके बाद कांस्टेंट तो है, यहां पे भी कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव। चलेगा कहानी? चलेगी कहानी। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों T, खत्म कहानी, चल गया, ग्राफ बन गया। ऑप्शन जो भी है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन जी भी है, सी ऑप्शन दिख रही मेरे को, लगाने का आगे बढ़ने का जिंदगी। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सीबीएसई 2025 का लेटेस्ट मॉडल का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी सोर्स। अब ट्रांसफार्मर को आपने बोला ट्रांसफार्मर की जिंदगी खराब करते हैं, उसको 200 वोल्ट की एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। द ट्रांसफार्मर सप्लाइज 300,000 वोल्ट टू अ डिवाइस। ट्रांसफर को दिया 200 और ट्रांसफार्मर ने दिया 3000। ट्रांसफार्मर को दिया 200, भाई साहब ने अंदर गुचर गुचर करके 300 दे दिया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 450, प्राइमरी कॉइल में जो पट्टे थे वो 450 थे, ठीक है। अब क्या होता है? कॉइल्स, कॉइल्स कुंडली, पट्टा ऐसी बोलो, ठीक है।
द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी। अभी कैसे निकालेंगे, कहानी यही है, कैसे निकालेंगे। टर्न्स दिया है, वोल्टेज दिया है, टर्न्स दिया है, वोल्टेज दिया है। तो एक कहानी हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप चाहें तो मतलब वही निकल के आएगा, लेकिन फिर भी कोई ट्रांसफार्मर को 200 वोल्ट एसी सोर्स से संयोजित किया जाता है, गिवन वो है। तो हमें निकालना क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। फटाफट ऐसे क्वेश्चन जो मिल जाए तो फिर तो जिंदगी आसान हो जाए बेटा आपकी। सही बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, हमको दिया है, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, एनएस लिखो, एनपी लिखो, सेकेंडरी लिख लो, एनएस ओवर एनपी इज इक्वल टू, वोल्टेज के टर्म में था, किसमें था, वोल्टेज, वीएस ओवर वीपी। निकालना क्या है, निकालना क्या है, सेम ही आता है इसके लिए। ठीक है, हमको दे रखा है 200 वोल्ट का एसी सोर्स, हमने क्या किया, इस पे अप्लाई किया, प्राइमरी पे हमने क्या किया, 200 डाला और मिला हमें 3000। पहला हमारा था 450, सेकेंडरी में कितना हो जाएगा ये बताओ। ऐसे कितने तार लगाएं कि वो बढ़ जाए, तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 3000 गुणा 450 डिवाइडेड बाई 200, 300 गुणा 45, 45 थिया, अरे गलत आ गई क्या, कुछ गलती कर दी क्या भाई। 300 गुणा 45, 45 नंबर 45 थिया 100, 45 गुणा 90, 45 थिया 105। अरे कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, मैंने कुछ कैलकुलेशन में जो, ये बड़ी दिक्कत है यार। तो वो मतलब क्या है, सप्लाई यानी सेकेंडरी से इतना, प्राइमरी से इतना। ठीक है, तो प्राइमरी से कनेक्टेड टू एन, वीपी तो इतना ही होगा, वीपी 200 है, वीपी हमारा 200 ही है, आउटपुट हमारा 3000 है, वो है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल 450 है, प्राइमरी में 450 है, 450 मेरा इधर गया, क्योंकि आंसर में इतना बड़ा आंसर तो नहीं आ रहा बेटा, इसलिए मैंने देख लिया। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल निकालना है, बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल के निकालने हैं, सेकेंडरी कॉइल के निकालने हैं, बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल के निकालने। क्या सोल्यूशन सही आ रहा था क्या, 45 तिया 45 90, 45 तिया 135, सही तो है यार। अच्छा, 2 से डिवाइड भी बताती क्यों नहीं हो यार, 6750। अच्छा ये सही आंसर, ठीक है, 6750 आंसर। वो 2 से डिवाइड भी करना था बेटा यार। एक 135, 45 या 135 का आधा कितना हो जाएगा, 16.67.5, सही था आंसर। मेरे को लगा इतना बड़ा 135 कैसे आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा था 135। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, माफी माफी माफी, थोड़ा सा माफी दे दो यार, क्या हो जाती है। ठीक, ईएमएफ जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर इज गिवन बाय इतना। ठीक है, एक क्या किया, एक एसी ने क्या किया, इतने का ईएमएफ जनरेट किया उसने जनरेट ईएमएफ, हमने कहा हम वोल्टेज लिखते हैं, हमें क्या, तुम्हें क्या है ना। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल। अब जब हम उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, तो उसका जो एसी जनरेटर का ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिना किसी सॉल्यूशन, किसी फॉर्मूले, किसी इस चीज के, बेसिकली आप बता सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर। किसी ऐसी जनित द्वारा जनित ईएमएफ को v इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया गया है, जहां ओमेगा जनित का के आर्मेचर की कोणीय आवृत्ति, यदि आप ये देखो फॉर्मूले में आप रखोगे ना साइन ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी हो गया, फिर साइन 2 ओमेगा टी को आपने खोल दिया अपने हिसाब से, साइन 2 ओमेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो ऐसे कुछ बात ही नहीं बनी यार, बात ही नहीं बनी। देखो सारे ऑप्शन में 2 आ गए हैं, 2 में, एक में साइन 2 ओमेगा टी, इसी में फंसते हो, इसी क्वेश्चन में बेटा जो नहीं पढ़ के जाता वो तो फंसता ही फंसता है। आप बोलोगे सर देखो, अगर मैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं, उसकी घूमने की जो आवृत्ति है उसको बढ़ा देता हूं, तो जो आउटपुट मिलेगा क्या उसका वेव फंक्शन में मिलेगा, क्या उसके वेव फंक्शन में मिलेगा क्या वोल्टेज के। एक चीज हमने पढ़ी थी, जो वी नॉट की वैल्यू थी एक्चुअली में क्या होती है, एन बी ए ओमेगा करके, कुछ याद है, एन कुछ याद है, एन बी ए ओमेगा, इसी को हमने वी नॉट के कांस्टेंट बना दिया था। एक्चुअली में हमारे पास तो कुछ ऐसा ही आया था, एक्चुअली में हमारे पास कुछ ऐसा ही आया था, फिर हमने बोला था एन कॉमन, बी कॉमन, ये कॉमन, ओमेगा कॉमन, ये ओमेगा कॉमन बोला था हमने, वो कॉन्स्ट सारी यार कॉमन ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब है सारी कांस्टेंट, तो सारी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कहानी तो हमारे पास एक कहानी होती है एन ए बी ओमेगा। अब जब इसमें इसको डबल करोगे, यही वी नॉट है, तो 2 वी नॉट हो जाएगा, पहले ये वी नॉट था, अब यही 2 वी नॉट हो जाएगा,
तो और किसी में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो v इज इक्वल टू 2v नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ, याद आया कुछ कहानी, कुछ आया कहानी, कुछ कहानी याद आई? साइन 2 ओमेगा टी भी कर लो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ए केस बेस्ड, ये सीबीएसई वाला ऐसी क्वेश्चन पूछता है। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शो द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल की बात कर रहा है, फॉर टू आइडियल इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1 और L2, L1 और L2 का दे दिया विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ L1 बाई L2। और ऐसे बेटा मैं एक चीज बोलूं, जब ऐसा थीटा दे देता है ना डायरेक्ट, तो बेसिकली वो स्लोप की बात कर रहा हूँ, एल जो है वो tan थीटा के बराबर ही होगा। कहीं कहीं पे होता है अपोजिट भी होता है, मतलब जो बिल्कुल भी पढ़ के ना जाओ उनके लिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही समझ में ना आए। मैक्सिमम ऑफ द केस में जब भी क्वेश्चन, अभी एग्जाम की ही बात हो रही है, ये जो एल है, जो ये है, ये इसका 1060 होता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम 1060 होता है, कभी कभी 1/1060 भी होता है। उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अब उतना तुम्हें पता है 1/60 आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी ना लगे क्वेश्चन तुमसे, बिल्कुल भी ऐसा लगे कि हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो आपको ये कर देना है, ठीक है। तो सीधे tan थीटा लगा दो। जब बिल्कुल भी नहीं आता मत करना ऐसा, तब कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो लिख के आओगे, तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। तो हिंदी में जो मेरे प्यारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले। आरेख में दो प्रेरक हो L1 और L2 के प्रेरक प्रतिघात एक्सेल में परिवर्तन को दर्शाया गया है, जिनकी पूर्ण आवृत्ति ओमेगा है, में L1/L2 का मान बताइए, ठीक है। चलिए, तो सीधी सी बात है, इसमें हमको तो पता है, हमको तो एक चीज पता है, क्या पता है, हम जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एक्सएल बाई ओमेगा। अब ये स्लोप ही बता रहा है, अब ये जब डिवाइड हो जाता है फिर तो स्लोप ही आता है। तो स्लोप जब आप निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सएल पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, 1030 डिग्री, दूसरे वाले के लिए 1060 डिग्री, ठीक है। 1030/1060 होता है 3, ऑप्शन नंबर ये करें। कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं यार, 1030 के लिए 1/√3 और इसके लिए √3, तो 3 नहीं 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा। तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर है। चलो, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करें, अब 1030 1060 याद नहीं है तो सॉल्व कराने की बात भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 में पूछा गया, ठीक है। इसके लिए एक अलग कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता था, इसके लिए एक अलग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। इसके लिए एक अलग से कंसेप्ट है, लेकिन नहीं, ध्यान सभी देते हैं, टीचर वगैरह पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बच्चा कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने इसको यूज नहीं किया था। 2024 में उसने अपने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको यूज भी कर दिया, ठीक है। तो द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी I2 प्लस sin ओमेगा टी। आरएमएस वैल्यू बतानी बताइए, हमको एक ही चीज पता होती थी कि आई आरएमएस बराबर होता है I0/√2, हम तो इतना जानते हैं, हम तो नादान बालक हैं, I0/√2। अब यहाँ पे ये I0 का कुछ पता ही नहीं है, इसमें कहाँ I0 है, जब I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी सिर्फ टर्म में दिया हो तो हमें पता होता है जो आगे से लिखा होता है I0 है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी चीज हम आरएमएस ये भी जानते हैं कि ये क्या होता है, रूट करो, स्क्वायर करो, एवरेज ले लो, या ऐसे बना दो, एक तरीका ये है। तो क्यों ना इस तरीके से करें, देखें, चलो क्यों ना हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो कितना, I1 प्लस कॉस ओमेगा टी I2 प्लस साइन ओमेगा टी, याद रहना चाहिए ना बाद में, है ना, फिर मजाक बनाओगे। तो आंसर लिखूं सोल्यूशन लिखूं, लो आज ऐसे लिखता हूँ लिखूं इस स्टाइल से। तो I बराबर कितना है, I1 कॉस ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। मैंने क्लास में बताया है, ये इसके बारे में बताया है क्लास में, मैं सही बता रहा हूँ, इसके बारे में बताया मैंने क्लास में, कैसे निकलेगा इसका आंसर, मैंने क्या बताया, सॉल्व भी कराया क्लास में, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं IRMS की बात करता हूँ तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो कहती है तुम ऐसा करो, तुम आई का पहले तो स्क्वायर कर दो, फिर तुम इसका एवरेज ले लो, फिर तुम इसका रूट कर दो, ठीक। तो हमारे पास तो आई क्या है, स्क्वायर कर दो उसका, I1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ए क्या लिख रहा हूं मैं, क्या मेरे हाथों में क्या हो गया है, ठीक है। चलो पहले तो हमने स्क्वायर कर दिया, I1 कॉस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, चलो साइन ओमेगा टी, इसका मैंने स्क्वायर भी कर दिया, लो। अब एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, देखो इसमें I1 कॉस ओमेगा टी और आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, चाहे तो मैं पूरा लिख लूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो लिख ही देते हैं। एवरेज क्या होता है, जब मीन निकालते हैं तो 0 टू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई फुल साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, dt, यहां लिखूंगा मैं dt, अब वो डराने के लिए नहीं लिखना चाह रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो 0 टू t dt से हम डिवाइड भी कर देते,
सकते। यही हमारी कहानी होती है ना। फिर उसके बाद बेटा हमारी जिंदगी थोड़ा सा और खराब होती है कि हमें रूट भी लगाना पड़ता है इसमें, है ना। इतनी बड़ी कहानी है। देखो रूट भी मैं ऐसे बना रहा हूँ, बताओ, है ना। अब इतनी बड़ी कहानी है, कौन करेगा इसको, सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, जो क्लास नहीं देखेगा उसको समझ में तो नहीं आने वाला, जो नोट्स उठा लेगा केवल इसके। तो इसका स्क्वायर कर लो पहले, I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, इसको ही रहने दो, ठीक, केवल मैं इसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर से रूट भी है, लो हाफ पावर लिख दिया इसके मैंने। अब ये 0/2 टी वाई कहाँ रखोगे, मैं बता रहा हूँ अभी देखिए, ठीक है। ये 0/t और 0/t dt कहाँ जाएगा, मैं बताता हूँ अभी क्या होगा इसमें। एक क्लास में एक चीज बताई थी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फुल साइकिल के लिए जो एंट्री, जो फुल साइकिल के लिए जब हम एवरेज की बात करते हैं तो ये हो जाता है I1 स्क्वायर, इसका हो जाता है बाई 2 प्लस I2/2 और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का 0 हो जाता है। देखो अब I1 I2 बचा, जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो dt जो t हो जाएगा वो नीचे वाले से उड़ जाएगा, नीचे वाले से कहानी खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो हमारे पास केवल और केवल ये कहानी बचेगी, है ना, केवल और केवल ये कहानी बचेगी। ठीक, ठीक, पूरी की पूरी यही कहानी बचेगी फिर, है ना, है ना, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, अब इससे ज्यादा क्या होगा। अब यहां से 2 को बाहर निकाल लो, जो भी आंसर में दिया 1/√2 रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। आंसर कितना दे रखा, दे रखा, अच्छा क्वेश्चन था ना। ए रूट वाला आंसर होगा रे, ये वाला होगा बाबा। बच्चों को तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आया, लेकिन एक फायदा आपके पास ये था कि ये क्वेश्चन खाली 1 नंबर का आया था। अगर आता ना 4-5 नंबर का, नहीं 3 नंबर का, तो 3 नंबर जाते सीधे। चलो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका, आंसर सही है ना इसका, कहीं हवे में हम चले गए, आंसर ही सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ। अब लोग सर 2024 में एक चैप्टर, हर एक सेट की बात कर रहे हैं बेटा, हर एक सेट में देखते हैं वेरिएशन, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन उठा लिया, एक ही पेपर थोड़ी ना होता है। इस बार तो 7 सेट बने थे आपके। चलिए आपके हाथ में पता नहीं कौन सा सेट आ जाए, क्या पता। क्वेश्चन कह रहा है एन एसी सोर्स V इज इक्वल टू इतना 100 पाई टी इज कनेक्टेड, इतना is connected across 1 microfarad capacitor. The RMS value of the current, मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहूंगा, मुझे पता है V की वैल्यू गिवन है, क्या पता है मुझे, सोल्यूशन की बात करूं, मुझे V की वैल्यू पता है 282 साइन ओमेगा टी, साइन 100 पाई टी भाई, साइन 100 पाई टी, ठीक। और मुझे पता है क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है, कैपेसिटर C की वैल्यू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक। कहाँ लिखा है, माइक्रो तो लिखा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब हम जानते हैं, मेरे को पता है, मैं IRMS निकालना चाहूंगा तो मुझे VRMS निकालना पड़ेगा, तो VRMS बाई जेड करना पड़ेगा, ये भी तो है। अब मेरे को VRMS भी नहीं पता, तो मेरे को VRMS निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, VRMS बराबर V0/√2। बताओ, मजा आया, मजा आया, मजा आया, है ना। तो क्यों ना मैं VRMS की जगह I0 ही निकाल लूं, मेरे को क्यों इतना लंबा जाना, मेरे को क्यों इतना लंबा जाना। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मुझे पता है मुझे रेजिस्टेंस तो चाहिए, ठीक है, छोड़ो मेरे को रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए, मेरे को IRMS इक्वल टू I0/√2 होता है, तो मैं पहले I0 निकाल लेता हूँ। तो I0 तो मेरा सीधे सीधे निकल जाएगा, I0 बराबर 282/जेड, यही तो होगा, यही तो होगा। अब जेड की बात करूं, मैं किसकी बात करूंगा, ओमेगा सी की बात करूंगा यहाँ पे, किसकी, 1/ओमेगा सी। तो मैं क्या लिखूंगा, 282 गुणा ओमेगा सी, ये मेरा क्या निकल गया, I0 निकल गया। अब मेरे को अगर क्या चाहिए, IRMS चाहिए, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा 282 गुणा ओमेगा सी डिवाइडेड बाई √τ, ठीक। अब
इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 की? 1.41 दिया है क्वेश्चन में, याद नहीं करना, क्वेश्चन में दिया है। अगर सरसरी आंखों से भी देखोगे तो 1.41 ये 282 कितने बार कटेगा? कितने बार? 100 बार, 200 बार, 200 बार तो कटेगा। और कितनी बार कटेगा? 200 बार। ओमेगा की वैल्यू पता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी दे तो रही है 100, ठीक है 100 दिया है, 100 दिया है, पाई इनटू कैपेसिटर की वैल्यू 10⁻⁻4। अब इससे आगे अगर मुझे करना पड़े तो फिर क्या ही करूंगा मैं जिंदगी। कहीं दिख रहा है 2 वाला आंसर? 20 मिली एम्पियर आंसर करेक्ट है। अगर 2-3 होते 2 एम्पियर 20 मिली एम्पियर तो दिक्कत होती बेटा जिंदगी में। अब यहाँ पे है ही नहीं इतना, तो हमें पता है 20 मिली एम्पियर ये आएगा। आप बोलोगे सर पाई का क्या होगा? हाँ ये पाई तो रह गया, ओमेगा सी 1/ओमेगा सी 100 पाई। हाँ यार ओमेगा तो रह गया मेरे प्यारे बच्चों। ओमेगा की जिंदगी, ओमेगा था ही नहीं क्या क्वेश्चन में? वो ये पाई तो था ही नहीं यार क्वेश्चन में। मैं क्यों पाई पाई लेके चल रहा हूँ? क्यों अपनी जिंदगी में एक 4 पाई जोड़ रहा हूँ? है ना? तभी मैं कह रहा हूँ पाई तो रह गया, क्योंकि 22/7 आएगा फिर तो कहानी आसान नहीं होने की ना, है ना? अच्छा आदमी हूं मैं, भूल जाता क्या पता। चलो ठीक है, ये देखो 4 जीरो है, ये 4 हटा देंगे -2 बचेगा, फिर आपकी कहानी सही हो जाएगी। 20 मिली एम्पियर ही आना है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? क्या कह रहा है? मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सारा कह रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर का है कि 9 कह रहा है एन आइडियल इंडक्टर, बहुत आइडियल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। वैसे बेटा जो रेजोनेंस की बात होती है वो आइडियल्स के लिए बात होती है ना, आइडियल कोई होता ही नहीं है जिंदगी। An ideal inductor is connected across an AC source of voltage। ठीक है, एक आइडियल है, बहुत अच्छा है, घर पे पढ़ाई करता है, उसको आपने क्या कर दिया? एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। द करंट इन द सर्किट, अब करंट क्या होगा? अब इसको मेरे को बताना पड़ेगा क्या आंसर को? अगर किसी आदर्श प्रेरक को संयोजित किया गया तो परिपथ में धारा बताना पड़ेगा क्या? मैंने एक चीज एग्जाम्पल बताई है, कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर क्या करता है? वोल्टेज को ले जाता है आगे। चल सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर होता तो करंट को ले जाता। इज अहेड, करंट इन द सर्किट इज अहेड तो होगा नहीं, लैग्स वोल्टेज। हाँ पाई नहीं, लैग्स वोल्टेज पाई/2। हाँ है ना? ऐसा भी थोड़ी ना अरे बाबा कि हेड दिख गया तो आगे बढ़ जाओ, नहीं नहीं, लेग्स लेग्स लेग्स। चलो पाई/2 से बताया है, क्या बताया? सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर, आगे बढ़ा दो करंट को, और एल मतलब उसके अलावा तो जो बचा फिर वही हो जाएगा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10वां 2023 सीबीएसई का, थोड़ा सा पुराना मॉडल है, क्या करें। An AC voltage V is equals to V naught sin omega t is applied to a series combination of resistor R and an element X, फैक्टर आ गया है ना? ठीक है, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, करंट में इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा? सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट कुछ आता है क्या इस बारे में? तो कितना होगा? नहीं इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लो। प्रतिरोध आर, एक्स के साथ एक कोई प्रतिरोध है, वो बेचारा किसी एक्स के साथ कनेक्टेड है ना? अब इसको हमको बताना है क्या ये एल है, क्या ये सी है ना? चलो तो अब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब ये करंट दे रखी है पाई/4 क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो सोल्यूशन में जब हम पहुंचेंगे, जब हम सोल्यूशन में पहुंचेंगे, अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई कितने पेज ऐड हो गए, यहीं पे कर देते सोल्यूशन। सोल्यूशन में जब हम पहुंचेंगे तो करंट क्या कर रहा है? पाई/4 फेज लीड कर रहा है ना? जो भी है पाई/4 है करंट के लिए। ठीक, अब कहानी जो एक्स और आर की है, जब हमें पता है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं जब हम वो बनाते हैं, ये तो होता है वी आर के लिए, लेकिन मेरे पारे बच्चों, पारे सुंदर, अति सुंदर बच्चों, करंट क्या कर जाता है? बेचारा मार खा जाता है वोल्टेज के केस में। ठीक है, करंट तो आगे जाता है लेकिन वोल्टेज पीछे रहता है। पता है ये पता है तुम लोगों को पता है। ठीक है, अब इस केस में हमको हमको बनाना पड़ता है एक ऐसा, जब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं ना,
और ये कितना है, जो ये है π/4 फेज आगे निकल चुका है ना। अब ये क्या है, π/4 क्या फेज आगे निकल चुका है, बता सकते हो? 5 है π/4। अब जो रिजल्टेंट है वो π/4 करंट के लिए आगे आ जा रहा है ना। ऐसे ही तो करते हैं, करंट इतना आगे ना जाके हम क्या कर रहे हैं, π/4 आगे जा रहा है, ठीक है, π/4 आगे जा रहा है, ठीक। अब ये π/4 क्या होता है, वैसे बेसिकली इसका जो स्लोप होगा ग्राफ का वो कितना होगा, VR बाई, नहीं VC बाई, ओ VC बाई VR, और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा ये क्या हो जाएगा, IXC डिवाइडेड बाई IR, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, XC बाई R। अब इसने बोला ये जो है ये क्या होता है, 10 फाई के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो XC बराबर हमारा R हो जाएगा। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। अब MCQ है तो यह नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 5, ये बराबर किसका होगा, 10 फाई के बराबर होगा ना, नहीं बच्चों, ये बराबर किसके होगा, 10 π/4, और 10 π/4 क्या होता है, 45 होता है, ठीक है, 45 बोलो तो 1 होता है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो कहानी है, आप वो सर मिटा क्यों रहे हो, मिटा क्यों रहे हो, ये समझाने के लिए था, ऐसा अच्छे से लिख के आना, लिखना क्या है, MCQ है, टिक मारना है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है ना आपका, सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नीचे क्वेश्चन अलग से दिखना चाहिए, सोल्यूशन अलग पेज में दिखना चाहिए। तो XC बराबर R, कोई दिक्कत परेशानी, XC है, याद रखना XC है, क्योंकि लीड कर रहा है, π/4 से वो क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इस केस में हमारा होता है XC होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, CBSE 2023 का, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिएगा। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ करंट I विद टाइम, ठीक है, I और टाइम का, इन 4 डिवाइसेस PQRS, ठीक। द डिवाइस इन विच अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोज, इसमें बोला है द डिवाइस इन विच डिवाइस इन दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज, अल्टरनेटिंग करंट जिस डिवाइस में फ्लो करता है वो कौन सा वाला है, बताओ। बताया ना मेरे को, आपको बताया ना मैंने कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम ऊपर ही ऊपर चल रहे हो, ठीक है, या सीधे चल रहे हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों साइड जाना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है दोनों साइड, तो हमें दिख रहा है ना ये S वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर S करेक्ट है। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही कराया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन करा दिया था पहले लेक्चर में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, CBSE 2023 का, देखने में बहुत गजीब लग रही है, लेकिन इसका एक सिंपल सा हैट्रिक ट्रिक बताऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। A voltage signal is described by, क्या बोल रहा था, a voltage signal is described by, किसी वोल्टेज सिग्नल को किसी चक्र के लिए वर्णन इस प्रकार किया गया है, तो फॉर अ साइकिल इट्स RMS वैल्यू, इसका RMS मान क्या होगा। अब देखो RMS मान की बात की है ना, बेसिकली इसके लिए RMS मान की बात क्या होती है, देखो वोल्टेज के लिए VRMS क्या होता है, V0/√2, ऐसे तो ऐसे ही मजाक है, हमको पता है RMS मान, चाहे तुम कुछ भी लिखो, चाहे तुम कुछ भी लिखो, हमें पता है V0/√2 आना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। RMS मान में क्या करते हैं बेटा, हम पहले स्क्वायर करते हैं, फिर रूट करते हैं, फिर जो भी करते हैं, है ना। तो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, V का पहले V0 का स्क्वायर, फिर 0 से T तक क्या करना है, पहले हाफ के लिए T/2 तक के लिए करो, ठीक है, dt, फिर प्लस 0 T/2 से T तक कर दो, V0 dt, ठीक, एवरेज भी है और अपना, और 0 to T T/2 जो भी है, 0 to T/2 dt। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो पहले के लिए 0 है, पूरे सर्कल के लिए तो 0 ही रहने का ना। अब ये बचा देखो T/2 हाफ के लिए, तो हमें पता है यही होता है RMS वैल्यू, फुल साइकिल के लिए नहीं होता था, लेकिन हाफ ही तो बचा, हाफ के लिए आपका V0/√2 ही होने का है। हाँ हाँ, T/2 से T के लिए, ठीक है, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज, LCR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है। इसको जो नहीं बता पाएगा बेटा, उसका मतलब उसने बिल्कुल ही सोया पड़ा है जिंदगी में। सिंपल सी बात है, इंपिडेंस की वैल्यू इतना तो याद होना चाहिए, R² प्लस XL माइनस XC²। XC आगे लिखो, XL पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का भी होगा, स्क्वायर होके पॉजिटिव होना है, जो भी लिखना है पॉजिटिव होके वही लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है बहुत बार, यही तो इसमें पढ़ना है, और पढ़ना ही क्या है, ठीक है, तो ये बराबर जेड होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सीबीएसई 2022 की बात करें, व्हेन एन अल्टरनेटिंग, क्या बोल रहा है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा डी इज अप्लाइड टू अ सर्किट, अ करंट आई, देखो फिर पाई बाय 2 से आगे निकल गया, पाई बाय 2 से आगे निकल गया, द एवरेज पावर डिसअपियर्ड इन द सर्किट इज, अब देखो पाई बाय 2 है, फेज कॉस फाई की वैल्यू पाई बाय 2, अगर किसी को पावर का फॉर्मूला याद हो, देखो क्या हो, किसी का अगर पावर का फॉर्मूला याद हो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, अब जब ये कॉस फाइव की वैल्यू, हेयर कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू, फॉर कॉस, फॉर पाई बाई टू हमारा कॉस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, शून्य इत्यादि भाव 90 के लिए, तो क्या ही बचेगा, एक जीरो आना है इसमें कितना, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सीबीएसई सीबीएसई 2022 तक आपके ऊपर दया की जाती थी, अब दया खत्म हो चुकी है, अब दया खत्म हो चुकी है, भगवान की कृपा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है, the voltage across a resistor, an inductor and a capacitor connected in a series to an AC source are 20 volt, 15 volt, 30 volt. The voltage across a resistor and inductor के इतना इतना है, the resultant voltage of the circuit is, कैसे निकालते हो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, निकालना सिखाया था, पहले हम एक ग्राफ बनाते थे, फिर हम इसमें वी आर लिखते थे, फिर ऊपर हम वी एल माइनस वी सी लिखते थे, वोल्टेज को रेजिस्टेंस पीछे रखने की कोशिश करता है, ये दोनों करके आगे पीछे ले जाने की कोशिश करता है, तो रिजल्टेंट नाराज होके यहाँ आ जाता था रिजल्टेंट, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालते थे, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम से हम रिजल्टेंट की बात कर लेंगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो वी कितना हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट है इसका मतलब जो भी है द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, ठीक है, क्या बोला है, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, प्रेरक, प्रेरक के लिए 20 वोल्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए है आगे, रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर के लिए 20 का स्क्वायर प्लस अंदर तो 30 माइनस 15 करो, 15 माइनस 30 करो, बात तो 15 का ही स्क्वायर होना है, लेकिन लिख देते हैं यार तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे लिए लिखना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो इज इक्वल टू, मैं वी आर नहीं लिख रहा हूँ ना, कहीं तुम्हें लगे उसके लिए, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर माइनस वी एल का स्क्वायर, ठीक, चलो वी आर का स्क्वायर की बात करूंगा मैं, वी सी लिखो या वी एल लिखो, बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी क्योंकि स्क्वायर होने के बाद आर का कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस सी के लिए कितना हो जाएगा 40, 15 का स्क्वायर, 30 ही लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत ना हो, तो लिखा होना चाहिए था ऊपर भी ना, संधा प्रेरक और संधारित, हाँ एल के लिए ही 15 दे रखा है, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 15 का स्क्वायर 15, 225, 625, बोले तो 25 कर दू, टोनो नो, ये आंसर सही है ना। चलो खत्म बात, चलो 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 चलो, ऐसे क्वेश्चन मिले तो मैं तभी तो कह रहा हूँ नंबर बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन आपने अभी तक कंसेप्चुअल देखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फॉर्मूला सब में लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि यार कोई डायग्राम दे दिया बड़ा सा, जिंदगी खराब करने वाली बात होगी, नहीं अभी तक नहीं हुआ। चलो, a circuit is connected to an AC circuit of a variable frequency, बेचारे की जो फ्रीक्वेंसी है फड़फड़ा रही है, वेरिएबल है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी अगर उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, करंट पहले बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर डिक्रीज कर जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज लाइक टू कंप्रेस, अब जब बढ़ रहा है कम कर रहा है करंट, तो इसका मतलब एक्स एल भी होगा, सी भी होगा, है ना, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जो भी हम जानते हैं उससे पहले हम हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा नियम है ना, तो इस नियम के खिलाफ मैं नहीं जाता। एक परिपथ में परिवर्ती आवर्ती एसी स्रोत से संयोजित है, जैसे कि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाई जाती है, धारा पहले बढ़ती है और फिर घटती है, निम्नलिखित में से अवयवों का कौन सा संयोजन परिपथ में उपस्थित हो सकता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले बढ़, पहले हमको पता है अगर एक्सी हुआ तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी, अगर एक्सएल हुआ तो 2 पाई एफ एल, अगर करंट क्या कर रहा है पहले बढ़ गया, पहले बढ़ गया, तो इसका मतलब वहां पे कहीं पे कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एक्सी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, यही तो होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, बढ़ते ही क्या हुआ, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कम आने लगी और कम आते ही करंट बढ़ गया,
फिर उसके बाद उनने क्या किया होगा, लेकिन इसमें ये फ्रीक्वेंसी बेचारी, फिर बाद में क्या हो गया, एक इंडक्टर लगा दिया इनने, जिंदगी भी तो खराब करनी है ना। फिर उसके बाद करंट बढ़ने लगा होगा, लेकिन आर पे यानी कि इसमें एक रेजिस्टर भी लगा होगा। तो कंप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम, हम लिखेंगे ऑल, बोले तो यल कॉमा सी एंड आर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यल सी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ। मेरे को 2022 का है, सारी वैल्यूज दे रही है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ो और आंसर भी निकाल सकते हो तुम। क्या है, 15 ओम का रेजिस्टर है, 80 मिली हेनरी का इंडक्टर है एंड कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी है। ठीक, बता रहा हूं, 15 ओम का आर, 80 का एल, और कनेक्टेड सीरीज विद 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, ये मैंने क्लास में ही बताया है, आर इन फेज, यही मैंने क्लास में भी बताया। जब फेज लिखा होता है तो तुम्हें क्या समझना है, इसका मतलब फेज का मतलब होता है रेजोनेंस की बात कर रहा है, यही किसकी बात कर रहा है बच्चों, रेजोनेंस की बात कर रहा है। जब XL इज इक्वल टू XC हो, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन फेज की बात करें, ठीक है, इन फेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों XL इज इक्वल टू XC। एक्सेल बोले तो ये ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब 2 पाई FL इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC, हमको निकालना है C, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर और L, वैल्यू धपा धप रखो और काम खत्म करो। 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का स्क्वायर, आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन आता है, अब आता है भाई, मैं क्या करूं, क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, इंडक्टर की वैल्यू 80 मिली हेनरी, 80 गुणा 10 की घात -3, आता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपने मन से नहीं बना रखा है, मैंने बोल रखा है इसने, कितना 80 मिली हेनरी, धारिता का मान बताओ, खत्म करो, 127 माइक्रोफैरेड आएगा। आप बोलोगे सर सॉल्व आप नहीं कराओगे, नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगा भाई, इतनी बड़ी, मेरे को नंबर दोगे क्या, सी बराबर इतना। हाँ, जब मैं भी क्लास में होता तो मैं करता, 22/7 करके देखो, 22/2 करके भी कुछ नहीं हो रहा कहानी, वैसे है, वैसे अच्छा है, देखो 5 अट्ठे 40, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, 160 को 3.14 से गुणा करना है यार, फिर 160 को तुम काट दो 22/7 से, है ना, 22/7 से काट दो, फिर भी अच्छा है। तो मैं आंसर लिखूंगा, देखो मेरे को चुटकियों में कैलकुलेशन किया मैंने, 127 माइक्रोफेरेड, चुटकियों में, आपको नहीं आता, मैं क्या करूं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, सेम क्वेश्चन 2022 का, अच्छा क्वेश्चन है यार, 2022 जेन्युइन क्वेश्चन, 2025 में तो बेचारे बच्चे। ठीक है, 300 ओम रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर ऑफ इतना, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, अब कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। ठीक है, तो इसने बोला द करंट इन द सर्किट इज, अब सर्किट में जो करंट होगा वो कातना होगा, सर्किट का जो करंट होगा वो कातना होगा, कातना, 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 कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो करंट का हमारे पास हमको पता है कि हम आई पूछा है हमसे, है ना, बेसिकली एक तो होता IRMS और एक होता I0। जब भी आपसे क्वेश्चन में आई पूछ ले तो हमें पता है, यहाँ पे हमको तो वोल्टेज गिवन है और हम V/Z कर देंगे, ठीक है। अब हमको पता है Z कितना होगा, कैलकुलेशन Z का करना है, तो Z होगा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में, I इज इक्वल टू होता है V/Z, सिंपल। तो Z हमारे पास होगा, कई है मार्केट में, कई माला है, ठीक है, क्या क्या सामान आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 300 और 25/पाई है, सीधे रखें, खत्म करें, क्या है रजिस्टर, एक तो 300 का है, एक समान पड़ा हुआ है 300 का स्क्वायर प्लस, और मेरे प्यारे बच्चों क्या है, का है कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर की वैल्यू सी तो हम डायरेक्ट रख नहीं सकते, है ना, जेड के लिए तो जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस यक्सी स्क्वायर, अब यक्सी जहां हमारे पास आईता है तो 1/2 पाई एफ सी हो जाता है, तो 1/2 पाई एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 और सी की वैल्यू है 25/पाई गुणी 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 10 की घात -6, पाई से पाई मेरा उड़ेगी,
तो जेड की जो एक्चुअल वैल्यू अरे ली, देखो 25 दूना 50, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा 10 की घात 4 बचेगा। थोड़ा सा फंसा तो रहा है, 400 आएगा ये, 400 400। तो आंसर जो नेट आएगा ना 400 आएगा, 4 चक 1600, हाँ 400 आएगा। नहीं मतलब जो नेट आएगा वो 500 ओम आएगा। सर चीटिंग कर रहे हो क्या? लगता है तुम्हें ऐसा? ऐसा लगता है तुम्हें चीटिंग कर रहे हो? ऐसा बोलोगे? चलो, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। वी कितना है? 200। देखो यहीं पे करूंगा, लो 2/5 कितना होता है बताओ? बताओ, 5 को भी 0.4 एम्पियर। कर दिया कैलकुलेशन, फास्ट, आई एम फास्ट। चलो क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक चीज तो आपको पता चलेगी कि देयर इज ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो फॉर्मूले से हमारा बन जा रहे हैं, जो हमारे फॉर्मूले से बन जा रहे हैं, है ना, जो हमारे फॉर्मूले से बन जा रहे हैं। बसता क्या है, अब देखो ऐसा तुम्हें लगता है कि नहीं बन रहे, तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ठीक है। रीजन और असर्शन, ऑप्शन होते हैं 4। पहला बोलता है असर्शन है रीजन एंड करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा बोलता है दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, या तीसरा बोलता है तीन दोनों गलत है। चौथा बोलता है जो भी है आपको मिलता तो है। तो इसने बोला अ एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज अ प्योर रेजिस्टिव, पूछा है। अब एक एलसीआर सर्किट एज अ प्योर रेजिस्टिव बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या प्योर सर्किट की उसकी तरह बिहेव करता है क्या? क्या तुम्हें पता है ये कहानी? कहानी एक बार 1970 की कहानी पता है तुम्हें? बिल्कुल पता है, यही तो हम पढ़ते हैं। और इस देखो रीजन सेम है, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी, है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब दोनों की सेम हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बोलते हैं रेजिस्टेंस भैया तुम ही रहो, हम दोनों की दोस्ती हो चुकी है, हम अब करंट को नहीं रोकेंगे, अब हम करंट को जाने देंगे। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाई जाती है, फिर मांगे पूरी होती है, फिर ये रेजोनेंस से अलग होते हैं। एक समय ऐसा आता है फ्रीक्वेंसी में जब ये रेजोनेंस पे आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं घरों में हमारे इस्तेमाल होने वाले जो टीवी के रिमोट होते हैं, उसका बटन दबा के टीवी कैसे चल जाता है, गाड़ी का जो ऐसे टू टू करने वाला होता है, जो गाड़ी का टू टू करने वाला होता है, ऐसे दबाते हैं और गाड़ी वहां से बटन दबाते हैं, वहां मैच हो जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है रेजोनेंस के, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होगा, इसमें बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, रेजोनेंस भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आता ही है आपको लिखा हुआ, इतना तो एक्सप्लेनेशन, इतना तो बताने की क्या जरूरत है। ऑफ असर्शन, असर्शन बोले तो आप बोलोगे सर हिंदी में, अरे लिखा तो है रे बाबा अभी कहते अनुनाद में। सही बात है, अनुनाद का मतलब क्या होता है, क्या होता है अनुनाद? तब आती है जब दोनों की आवृत्तियां बराबर हो जाती है। जब आवृत्तियां बराबर होने पे एक समय ऐसा आता है कि दोनों अपने से हाथ मिला के बोलते हैं प्रतिरोध को, वही कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डाउन मतलब अभी सीढ़ी नीचे उतरेगा, और जब इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। क्या तुम्हें लगता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट होती है? होती है, होती है, लेकिन ये जब बीच में लिख देता है ना कि तुम गीता की कसम खाओ, मतलब आइडियल बोल दिया इसने, बोल दिया ना। तो आइडियल का मतलब क्या है, ये आइडियल क्यों है भाई? ये हर चीज याद करता है, अच्छी से होमवर्क करता है, अच्छे से स्कूल जाता है। आइडियल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं करता। तो आइडियल स्टेप डाउन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा आइडियल। और इसमें इन स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीजेस बट करंट इंक्रीजेस, बात वही है रे बाबा। वी एस आई एस इक्वल टू वी पी आई पी, बात वही है रे बाबा, बात वही है बाबा, ठीक है। बीच में कोई भी लास्ट नहीं होगा, कोई भी लास्ट नहीं होगी, कोई भी मर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो बीपी होता है आईपी होता है वो बराबर हो जाता है बी एस आई एस। अरे आगे पीछे कैसे भी लिखना बराबर ही है, बात जब बराबर बीच में लगा तो मैं क्यों लिखूं आगे पीछे का? मैं तो नहीं लेता भाई, दिक्कत तुम ले लेना, ठीक है। हिंदी में बोलना चाहता है किसी अपचाई, आदर्श अपचाई ट्रांसफार्मर में अपचाई, ठीक है। मैं कोई बच्चे बोलेंगे सर अपचाई का मतलब बताओ, अपचाई का मतलब जो अप नहीं जाके नीचे चले जाता है ना। ट्रांसफार्मर में उद्दीत ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जब वो आदर्श है। आदर्श का मतलब यही है, कोई भी हमको पता है 100% एफिशिएंट चीज नहीं होती, कोई भी आइडियल लिक्विड नहीं होता। आइडियल होगा तो फिर तो मजे ही मजे,
ठीक है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी बताओ, चलो बताओ, हिंदी बताओ चलो। एक लास्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स का पेपर बनाया था, तब आया था। खत्म कर दे फिर, मिले फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़